पेपर फर्स्ट जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें से पहला लेसन पानीपत का तृतीय युद्ध आपके समाप्त हो चुका था। दूसरा लेसन बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भी आपके समाप्त हो चुका है। तीसरा लेसन आपके चल रहा है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसी के बारे में वर्णन इस अध्याय में हम लोग करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पुर्तगाली जो यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, उनका आगमन का क्रम क्या है। पुर्तगाली ये आए थे 1498 ईस्वी में, फिर डच आए थे 1595 ईस्वी में, फिर इसके पश्चात अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, उसके पश्चात फ्रांसिस ये आए थे 1664 ईस्वी में। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और भारत जब आज़ाद हो चुका था उस समय भी पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार कर रहे थे और 1961 में इन्हें भारत से खदेड़ा गया, यानी सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। इनके अलावा स्वीडन की कंपनी, एक डेन कंपनी ये भी थी जिसे कहा जाता है डेनिस, लेकिन कहा जाता है कि इनका कोई इतिहास में स्थान नहीं है क्योंकि बाद में इनका विलय, डेनिस कंपनी का विलय अंग्रेजों ने अपनी कंपनी में कर लिया था। तो देखिए, आपके इसमें से मात्र पुर्तगाली और डच को हटाइए, अंग्रेज व फ्रांसीसी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी पुर्तगाली व डच आपके सिलेबस में नहीं है तो इनका अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो देखिए, जैसा कि 1600 ईस्वी में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि भारत आए थे व्यापार करने के लिए। फिर उसके बाद कहा जाता है कि 1608 ईस्वी हॉकिंस जो कि इंग्लैंड का जो सम्राट था जिसका नाम है जेम्स प्रथम, उसका राजदूत था, वो 1608 ईस्वी में भारत आया था और इसने इस समय शासक था मुगल जहांगीर, जिससे इसने मुलाकात की थी, व्यापार करने के लिए बात की थी। इसके पश्चात कहा जाता है 1615 ईस्वी में थॉमस रो भी आया था कंपनी का प्रतिनिधि बनकर और इसने भी जहांगीर से मुलाकात की थी। कहाँ पर? अपने अजमेर में की थी, इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने अजमेर, वो उसमें आगमन भी की थी। तो देखिए, 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना, कंपनी का भारत में आगमन होता है। 1608 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर से मिलता है व्यापार के लिए कुछ रियायत के लिए। 1615 ईस्वी में थॉमस रो मिलता है जहांगीर से अजमेर में, काय के लिए? व्यापार में कुछ छूट मिल सके। और कहा जाता है कि इनसे भी इतना नकारात्मक प्रभाव भारतीय प्रशासन पे या भारत की स्थिति पर नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ तक ये सिर्फ व्यापार कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि मुगल शासक उस समय था फर्रुखसियन, जो कि एक अयोग्य शासक था, यानी औरंगजेब के बाद जो शासक बने वो सारे अयोग्य थे, उन्हीं में से एक अयोग्य शासक था फर्रुखसियन। फर्रुखसियर ने उस समय क्या हुआ था कि फर्रुखसियर से एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है जॉन सरमन, यह आके जॉन सरमन फर्रुखसियर से मिला और इसने कुछ व्यापार में विस्तार की नीति के तहत कुछ बात की और इसी के तहत जॉन सरमन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सी छूट मिली व्यापार करने की। देखिए, दोनों के मध्य जो 1717 में वार्तालाप हुई, वार्तालाप के तहत एक समझौता हुआ। समझौते के तहत पहला 3000 रुपये वार्षिक लेकर बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी। क्या हुआ? 3000 रुपये वार्षिक लेना फिक्स कर लिया। भाई बंगाल से मैं 3000, बंगाल के बदले में 3000 रुपये वार्षिक आप मुझे दे दीजिए, बाकी बंगाल में आप बिना सीमा शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते हैं। याद कीजिए,
दस्तक प्रथा जो सेकेंड लेसन में आई थी वही यहाँ विस्तार से बता रहा हूँ। तो फर्रुखसियर व जॉन सरमन के मध्य 1717 ईस्वी में एक समझौता हुआ। समझौते के तहत मुगल सम्राट ने 3000 रुपये वार्षिक लेना कबूल किया और बदले में बंगाल में निःशुल्क यानी सीमा शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी, जिसे हम कह सकते हैं दस्तक प्रथा। इसके अलावा 10,000 रुपये वार्षिक लेकर सूरत में व्यापार करने की छूट दे दी। इसके अलावा तीसरा कहा जाता है कि अंग्रेजी मुद्रा को मान्यता दे दी, यानी अंग्रेजों को अधिकार दे दिया कि आप अपनी मुद्रा के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। इतना अयोग्य शासक था ये। इतिहासकार कहते हैं कि उसे बंगाल से 3000 रुपये वार्षिक वैसे ही प्राप्त नहीं हो रहा था। अतः उसने देखा कि जब अंग्रेजों ने समझौता किया 3000 रुपये देने का, तो उसने आसानी से कबूल कर लिया, क्योंकि उसे वैसे ही प्राप्त नहीं हो रहा था और अब बिना कुछ किए हुए उसे 3000 रुपये वार्षिक प्राप्त हो रहे थे, अतः स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार यह जो समझौता हुआ, जो संधि हुई 1717 ईस्वी में, जो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर सिद्ध हुआ। तो देखिए इसके पश्चात धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के माध्यम से, यानी एक व्यापारिक कंपनी थी, अपनी स्थिति मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। अब आइए आते हैं अपने टॉपिक पर वापस, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो देखिए इस समय कहा जाता है कि अंग्रेज जो कि ये भी अब ये चाहने लगे कि पूरे भारत पे व्यापार करने वाली एकमात्र कंपनी वे बने, और उधर फ्रांसीसी भी चाहने लगे कि यार हम भी इसके लिए योग्य है, हम भी विस्तार करें और एकमात्र व्यापार करने वाली कंपनी बने। अतः दोनों की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। क्या महत्वाकांक्षा थी? अंग्रेज चाहते थे भारत में व्यापार करने वाली सर्वोपरि कंपनी वो बने, और फ्रांसीसी भी यही चाहते थे। तो देखिए दोनों के मध्य दक्षिण भारत में 3 युद्ध लड़े गए। इन युद्धों को नाम दिया जाता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो देखिए किताबों में जैसा आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, हार्ड तो है लेसन, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट रूप में आपके मैं तीनों संघर्ष के बारे में बोर्ड पे लिख रहा हूं। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी। प्रथम 1746 से 1748 ईस्वी में। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार संघर्ष। क्या युद्ध का नाम सेंट थोमे का युद्ध। इसके पश्चात संधि कौन सी हुई? एक्स ला सेपल। तो देखिए प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी में। प्रथम युद्ध का नाम कर्नाटक का युद्ध, दक्षिण भारत में लगे थे कर्नाटक। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार संघर्ष। तो देखिए बताना चाहता हूं कि उस समय ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी जिसका नाम था थेरेसा, उसके उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर यूरोप की बात थी,
उसके उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य संघर्ष चल रहा था, क्योंकि हर एक शासक हर एक राष्ट्र यही चाहता है कि पड़ोस में अपने मनपसंद व्यक्ति ही शासन करे जो हमें समर्थन दे सके। अतः दोनों में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। अतः वहाँ की आग भारत में पहुँच गई, यानी युद्ध वहाँ चल रहा था और वहाँ की आग यहाँ पहुँच गई। यहाँ पे हुआ ऐसा कि अंग्रेज जो अधिकारी था बर्नेट, अंग्रेज जो अधिकारी था बर्नेट, इसने क्या किया, इसने फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया और फ्रांसीसियों के जहाज़ों को अपने अधीन कर लिया। तो इसके बदले में बर्नेट ने क्या किया, फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के पश्चात क्या हुआ, विरोध स्वरूप जो फ्रांसीसी अधिकारी था डुप्ले ने भी क्या किया, डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ के जो अधिकारी था मोर्स को पराजित किया। बर्नेट ने शुरुआत की थी, शुरुआत करने फ्रांसीसी पर आक्रमण किया और जहाज़ों को अपने अधीन कर लिया। तो विरोध स्वरूप फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण किया और वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी था मोर्स कौन था, अंग्रेज, इसे पराजित किया, वह आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार की ये घटनाएं थी। तो कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों का साथ अनवरुद्दीन ने दिया, जो कि कौन था, कर्नाटक का नवाब। तो क्या हुआ, अब अंग्रेजों का पक्ष लेते हुए अनवरुद्दीन ने, जो कि कर्नाटक का नवाब था, उसने क्या किया, फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि डुप्ले से अनवरुद्दीन पराजित हुए। लेकिन कहा जाता है कि उसी समय, ये तो अपने भारत का घटनाक्रम था कि ये जो वहाँ संघर्ष चल रहा था, रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिस प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1746 से 1748 ईस्वी तक। कहाँ ये चला था, अपने भारत में भी और यूरोप में भी। लेकिन शुरुआत कहाँ हुई थी, यूरोप में। यूरोप में क्या कारण था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, यानी अपने पसंद के व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहे थे शासक बनने में। कौन अंग्रेज और फ्रांसीस। और उसी की आग यहाँ पर पहुँची। यहाँ पर क्या किया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया, जहाज़ों को अपने अधीन कर लिया। विरोध स्वरूप फ्रांसीसी डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण किया, वह अंग्रेज अधिकारी मोर्स को पराजित कर आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। इसके पश्चात अंग्रेजों का साथ अनवरुद्दीन ने दिया, जो कि कर्नाटक का था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, रिजल्ट फ्रांसिस विजयी रहे। ये यहां की बात थी। अनवरुद्दीन व अंग्रेज पराजित हुए। अब उसी समय क्या हुआ कि अंग्रेज भी पुनः संघर्ष की तैयारी करने वाले थे कि यूरोप में जो युद्ध चल रहा था, जिसे नाम दिया गया है सेंट थोमे का युद्ध, वो एक्स ला चैपल की संधि के साथ, जो कि कब हुई थी, 1748 ईस्वी में। एक्स ला चैपल की संधि के साथ यह जो यूरोप में चल रहा था युद्ध, वो समाप्त कर दिया गया। और उसी के साथ भारत में भी जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हुआ। इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ।
अब देखिए, इसी के पश्चात द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। दिख तो रहा नहीं? अब देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये लड़ा गया था 1749 से 1754 ईस्वी। क्या कारण था? कर्नाटक व हैदराबाद में वर्चस्व को लेकर। कौन सा युद्ध था? अंबूर का युद्ध। युद्ध का नाम अंबूर का युद्ध। जो युद्ध समाप्त हुआ किसके तहत? पांडिचेरी की संधि के तहत। कब हुई थी? 1754 ईस्वी में। अब देखिए, प्रथम युद्ध यूरोप में चला था, उसकी आग भारत में भी फैली, भारत में भी वो संघर्ष चला, लेकिन वहाँ जो युद्ध एक्स-ला-चैपल के युद्ध संधि के साथ जो युद्ध बंद हुआ, यहाँ पर भी बंद हो गया और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया। अब देखिए, अब ये हुआ कि पुनः द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। यानी प्रथम युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत लगी थी और अंग्रेज भी भयभीत हो गए थे कि वास्तव में फ्रांसीसी शक्ति महान है। अब क्या हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। युद्ध तो होना ही है, क्योंकि दोनों ही खुद को सर्वोच्च व्यापारिक कंपनी बनाना चाहते हैं। द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 1754 ईस्वी में। कारण क्या था? कारण बताया जाता है कि देखिए, ये है 4 व्यक्तियों के इर्द गिर्द यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए, अनवरुद्दीन, नासिर जंग, मुजफ्फर साहेब और मुजफ्फर जंग व चंदा साहेब। अनवरुद्दीन व नासिर जंग, चंदा साहेब व मुजफ्फर जंग, ये 4 व्यक्ति थे जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए कैसे ये व्यक्ति, ये हैदराबाद के थे और ये कर्नाटक के थे। अब देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का समर्थन किया, चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया फ्रांसीसियों ने। यानी कर्नाटक में उस समय सत्ता प्राप्ति के लिए अनवरुद्दीन व चंदा साहब में संघर्ष चल रहा था। इधर हैदराबाद में भी नासिर जंग व मुजफ्फर जंग के मध्य संघर्ष चल रहा था। तो इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया दोनों ने, अंग्रेजों ने व फ्रांसीसियों। अंग्रेजों ने जहां अनवरुद्दीन व नासिर जंग को अपना समर्थन दिया, भाई हाँ तुम लोग ही शासक बनोगे या हमारे सहयोग से हम आपको शासक बनने में मदद करें, तो उधर फ्रांसीसियों ने क्या किया? चंदा साहब व मुजफ्फर जंग दोनों को सपोर्ट कर दिया। यानी दोनों विरोधियों को इन्होंने अलग अलग खेमे में ले लिया। रिपीट कर रहा हूं वापस, अनवरुद्दीन व चंदा साहब कर्नाटक में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष थे, नासिर जंग व मुजफ्फर जंग हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्षरत थे। तो
तो क्या किया, अंग्रेजों ने बीच में भाग लेते हुए अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक का था, नासिर जंग जो कि हैदराबाद का था, दोनों को समर्थन अंग्रेजों ने दे दिया। तो इधर क्या किया, फ्रांसीसियों ने ना चंदा साहब व मुजफ्फर जंग को समर्थन दे दिया। इस प्रकार इस सत्ता प्राप्ति में, यानी अपने पसंद के व्यक्तियों को सत्ता दिलाना, सत्ता पर आसीन करना के कारण ही कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। और देखिए, प्रारंभ में कहा जाता है कि इस युद्ध के प्रारंभ में फ्रांसीसियों को सफलता मिली, क्योंकि कहा जाता है कि फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। लेकिन बाद में अंग्रेजों को, यानी प्रारंभ में किसे सफलता मिली, फ्रांसीसियों को, चंदा साहब को इन्होंने कर्नाटक का नवाब बनवा दिया। इसके पश्चात अंग्रेजों को सफलता प्राप्त होने लगी। अंग्रेजों ने क्या किया, नासिर जंग को हैदराबाद का निजाम बनवा दिया। इसके पश्चात कहा जाता है कि दोनों के मध्य अंबूर का युद्ध हुआ, और अंबूर का युद्ध जिसमें डुप्ले व क्लाइव, ये अंग्रेज था और ये फ्रांसीस, दोनों के मध्य अंबूर का युद्ध हुआ। और अंबूर का युद्ध में क्लाइव यानी अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई, और कहा जाता है कि हैदराबाद व कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी द्वितीय कर्नाटक का युद्ध प्रारंभ हुआ था 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में। किस किस के मध्य, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य। इसमें कारण क्या था, कारण था कि कर्नाटक के जो व्यक्ति थे अनवरुद्दीन व चंदा साहब, और हैदराबाद के जो व्यक्ति थे नासिर जंग व मुजफ्फर जंग, इन दोनों का अलग अलग पक्ष लिया अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। कैसे, अनवरुद्दीन व नासिर जंग का अंग्रेजों ने लिया, और चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का पक्ष फ्रांसीसियों ने लिया। प्रारंभ में फ्रांसीसियों को सफलता प्राप्त हुई, और उन्होंने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनवाकर कर्नाटक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन बाद में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त होने लगी। हैदराबाद में नासिर जंग नवाब निजाम बना, और हैदराबाद पर आधिपत्य अंग्रेजों का हो गया। अब इस प्रकार अंबूर का जो युद्ध हुआ अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी अधिकारी था डुप्ले व अंग्रेज अधिकारी था क्लाइव। इस युद्ध में क्लाइव को विजय प्राप्त हुई, और दोनों के मध्य पांडिचेरी की संधि हुई 1754 ईस्वी में। और इस संधि के तहत यह निश्चित हो गया कि अब अंग्रेज ही सर्वोच्च शक्ति है। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध के बारे में अध्ययन किया, और आशा करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा हार्ड लेसन है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी कल इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।